नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं गौतम बुद्ध नगर के बार एसोसिएशन के चुनाव लड़ रहे सूर्य प्रताप सिंह, जो अभी वहां अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। और आज हमारी टीम के साथ आपसे बात हो रही है। आज हम उनसे जानेंगे कि वो जो बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके मेन उद्देश्य क्या हैं। अभी हम उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं सूर्य प्रताप सिंह, जो चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष के लिए। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ सर। आपका नाम बहुत शानदार है। हाँ, ये सब जो मेरे परिवार के मुखिया है उनकी देन है। इसमें नाम में मेरा कुछ ज्यादा योगदान नहीं है। जैसे मेरे बुजुर्गों ने ये नाम रखा, उसी हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं। हाँ नहीं, वो तो खैर अच्छा है, लेकिन नाम वास्तव में सूर्य प्रताप सिंह एक अपने आप में एक अलग ही उसकी टोन आती है। नहीं नहीं, थैंक यू। मैं कोशिश करता हूँ उस नाम के हिसाब से मैं अपना काम करूँ। नहीं नहीं, अच्छा है। अच्छा वकील साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि गौतम बुद्ध नगर में करीब 3 से 4 लोग कैंडिडेट हैं जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ अध्यक्ष के 4 कैंडिडेट हैं जी, और सेक्रेटरी पे 3 कैंडिडेट हैं फिलहाल। ओके। तो आप हमें बताइए कि 4 लोग वहां लड़ रहे हैं, आप ऐसा क्या करेंगे जो बिल्कुल सबसे डिफरेंट होगा? देखिए, पहले हमारी जो बार है ये लगभग 22 साल पुरानी बार है जी। पहले मैं गाजियाबाद में वकालत में था और 2000 में मैं इस बार का सेक्रेटरी बना था जी। इंद्रवीर सिंह अध्यक्ष थे बार के। उस समय जो समस्याएं थी वो वकीलों के चैम्बर की समस्या थी मेन रूप से। उसके बाद क्योंकि नई बार थी, हमारे संस्थापक अध्यक्ष ऋषिपाल नागर जी थे, जो सेक्रेटरी थे वो नगसेन चंदेला जी थे। तो लगभग बार एस्टेब्लिश होने के लगभग 1 या 1.5 साल बाद हमारे यहाँ चुनाव हुए। मैं बार का पहला जो निर्वाचित सचिव बना और इंद्रवीर सिंह अध्यक्ष बने। उस समय हमने सबसे पहले हमारे बैठने का जो स्थान था वहाँ कोई नहीं था, हम बरामदों में वहाँ बैठे। उसके बाद वहाँ के जो डिसीजर्स थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की, तो नोएडा अथॉरिटी ने एडवोकेट्स के लिए जो 2-3 शेड है उनका निर्माण कराया। उनको बाकायदा जगह अलॉट हुई। वहाँ फिर हमारे जो सीट्स थी वो हमको आवंटित की गई और तब हमने वहाँ पे वकालत शुरू की। जी। तो अभी प्रेजेंट में वहाँ चैम्बर्स बन चुके हैं, लेकिन वकील जो नए आ रहे हैं और जो लगभग 10 साल से यहाँ प्रैक्टिस में हैं, उन लोगों के पास वहाँ चैम्बर्स नहीं है। तो चैम्बर्स की संख्या बढ़ाने के लिए आप लोगों ने क्या प्लान सोचा है, क्या नीति? देखिए, मेरा कहना ये है कि ये जो चैम्बर की समस्या है, हमारी ये जो कोर्ट है 2011 में विजय सिंह चौधरी हमारी बार के अध्यक्ष थे जी। उनके समय में ये जो 25 एकड़ ये जमीन न्यायालय के लिए थी जी, जिसमें से पहले ये 4 एकड़ जमीन का बहुत सारी चीजें जद्दोजहद के बाद 4 एकड़ जमीन का प्रपोजल विजय सिंह चौधरी जी के सामने रखा गया था। फिर उन्होंने जुडिशल जितने भी अधिकारी थे हाई कोर्ट से प्रयास करके तो 5 एकड़ जमीन एडवोकेट्स के चैम्बर के लिए और 20 एकड़ जमीन न्यायालय परिसर के लिए चिन्हित की गई थी। बाकायदा उसकी लिखत पढ़त हुई थी। उसके बाद क्योंकि फेज 2 में हमारा न्यायालय था, इसके लिए हमारे यहाँ चीफ जस्टिस आए थे और हमारे यहाँ जो जस्टिस बाद में जस्टिस हित सिंह यादव हमारे यहाँ से एलिवेशन होकर गया, वो हमारे यहाँ डिसीजर्स थे जी। उनके प्रयास से विजय सिंह चौधरी द्वारा एक गवर्नमेंट के खिलाफ एक रिट फाइल की गई कि साहब एडवोकेट्स जो हैं वो किराए की बिल्डिंग में यहाँ रह रहे हैं और जो न्यायालय है वो किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। ये न्यायालय की गरिमा के खिलाफ सब चीज़ें थी। तो उन्होंने एक रिट फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट में और सरकार को न्यायालय ने ये आदेश दिया कि आप जो न्यायालय हैं उनका निर्माण कार्य कराएं। तो गवर्नमेंट ने ये एक समय सीमा तय की थी
कि साहब इतने दिन में निर्माण कार्य हो जाना चाहिए। तो वो समय सीमा के अंतर्गत जो है ये निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2012 में ये यहाँ न्यायालय शिफ्ट हुआ। जो हमें जगह दी गई थी 5 एकड़ जमीन जी, उसके लिए सरकार ने 2.5 करोड़ रुपया वकीलों के चैम्बर के लिए आवंटित किया गया था जी। यदि उस समय मल्टी स्टोरी के साथ वो चैम्बर का निर्माण हो जाता तो आज ये जो समस्या हमारे सामने है ये समस्या नहीं होती, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जगह होती, उस पर मल्टी स्टोरी बनती। लेकिन उस समय की बार के द्वारा ये निर्णय ऐसा लिया गया, उस समय उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय, लेकिन मेरे हिसाब से वो निर्णय उचित नहीं था। बार के जो 2.5 करोड़ रुपया चैम्बरों के लिए आया था वो उनमें चैम्बरों का निर्माण होना चाहिए था, उस पर मल्टी स्टोरी बन सकती थी। हमारे नए अधिवक्ताओं के लिए जो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि साहब वकीलों के लिए चैम्बर नहीं है। मैं वकील साहब आपसे ना ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो आपने बहुत अच्छा है सारी चीजें बताई, अभी प्रेजेंट में जो पोजीशन है वो ये है कि वहाँ चैम्बर्स ऑलरेडी बने हुए हैं जी। मैं भी कोर्ट में जाता रहता हूँ, मैंने भी देखा है वो चैम्बर्स बने इस तरीके से हैं कि या तो उनको दोबारा डिमोलिश करके और मल्टी स्टोरी बनाए जाएं, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी प्रेजेंट में है वो ऐसा नहीं है कि उसको मल्टी स्टोरी बनाया जाए, जो मेरे देखने में वहाँ चीज़ आई। तीसरी चीज़ ये है कि स्पेस आपके पास वहाँ है, सिर्फ मल्टी स्टोरी में उसको कन्वर्ट करना है। तो अगर आप अध्यक्ष बने, आपको आपके जो अधिवक्ता हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने आपको ये मौका दिया, तो आपके अंदर माइंड में क्या प्लानिंग है कि हम किस तरीके से उस चीज़ को वहाँ इस्टेब्लिश कर पाएंगे? मैं वहीं इस बात को ला रहा था जी। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये प्रक्रियाएं अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं जी। जहाँ ये चैम्बर बने हुए इनको बिना छेड़े ये मल्टी स्टोरी के लिए प्लानिंग की गई थी जी। इस बार जो हमारे युवा अधिवक्ता हैं उनकी युवाओं ने एक अपनी टीम बनाई थी और वर्तमान जो कार्यकारिणी है उससे मदद लेके जी। इन्हीं जो सारे नॉर्म्स IIT से जो गवर्नमेंट के विभाग हैं अन्य विभागों से परमिशन लेने के बाद विद एप्लीकेशन के साथ ये हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट को भेजा था कि साहब इन्हीं के ये चैम्बर भी डिमोलिश नहीं होंगे और इन्हीं के ऊपर वो मल्टी स्टोरी तैयार हो जाएगी। उसके लिए सारे अप्रूवल जी गवर्नमेंट के विभागों से IIT से सारे अप्रूवल वो मिल गए थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा का सितंबर में हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट से वो गई थी, वहाँ एक दरअसल कंस्ट्रक्शन कमेटी की एक मीटिंग होती है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वो अप्रूवल के बाद सारी कार्रवाई शुरू होगी। केवल अब जिस दिन वो कमेटी की मीटिंग होगी मुझे पूरी उम्मीद है वो अप्रूवल मिल जाएगा और फंडिंग की व्यवस्था उन चैम्बरों के लिए जो मेरा प्लान है, यदि मुझे मौका मिला तो हमारे यहाँ 2 सांसद हैं, एक राज्यसभा सांसद हैं माननीय श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, एक लोकसभा सांसद हैं महेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री हैं। हमारे यहाँ 2 MLC हैं, श्री नरेंद्र सिंह भाटी और श्रीचंद शर्मा जी, हमारे यहाँ 2 MLC हैं। हमारे यहाँ 3 विधायक हैं, जेवर से विधायक ठाकुर धीरेन्द्र पाल सिंह जी हैं, दादरी से विधायक श्री तेजपाल सिंह नागर हैं और नोएडा से विधायक श्री पंकज सिंह जी हैं। सारे लोग भाजपा के लोग हैं, भाजपा की सरकार है। तो हम इन सभी लोगों के माध्यम से मैंने इस विषय में जो उनके परिजन हैं, मेरे साथ में हैं ठाकुर संजय सिंह, हमारे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी के भाई हैं, उस पर मुझ पर बहुत विस्तार से मेरी चर्चा हुई थी। मेरी जो हमारे यहाँ के स्थानीय जो निकाय के जो MLC हैं श्री नरेंद्र सिंह भाटी जी, उनसे मेरी इस बारे में चर्चा हुई थी। तो वो इस बात के लिए एग्री हो गए थे कि साहब हम सारे लोग मिलके जो एडवोकेट्स के चैम्बर की समस्या है, फंड की व्यवस्था सरकार से हम कराएंगे। ठीक है। तो इतना आश्वासन मैंने उनसे ले लिया और मुझे उम्मीद है कि ये मल्टी स्टोरी बिल्कुल बन के रहेगी और ये सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों से किसी ने मदद नहीं मांगी। भाई हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अपने हैं, वो हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए हमारे अपने युवा उनके अधिवक्ता साथियों के लिए, और आगे तक की जो समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा। चलिए, तो खैर आप बढ़िया है, आपके संबंध सभी लोगों से हैं। एक मैंने समस्या वहाँ देखी
ट्रांसपेरेंसी कि जो भी वहाँ की कार्यकारिणी जो एसोसिएशन है उसके पास जो पैसा आता है, जिन भी रिसोर्सेज से आए वो तो आप लोग जानते होंगे, उसका ब्यौरा देना जनरली अभी तक की जो कार्यकारिणी है वो शायद संभव प्रयास उसमें नहीं कर पाई। आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना यह है कि हमारे यहाँ वकालतनामे जी बार के उससे आमदनी होती है। हमारे यहाँ कुछ जो आवंटित जगह है वहाँ जो चाय पानी की व्यवस्था है उनसे हमें आमदनी होती है। हमारे यहाँ कुछ पार्किंग से आमदनी होती है। उस आमदनी पे वकालतनामे और ये सब चीजें आमदनी हमारे यहाँ लगभग 2009 से शुरू हुई जी। और इस न्यायालय का दुर्भाग्य रहा कि पुराने जितने भी जो कार्यकारिणी थी वो इस बारे में बहुत बढ़िया उनका रोल नहीं रहा, जबकि हमारे जितने भी आसपास के जिले हैं सबकी जितनी भी बार हैं उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ कोई घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, किसी वकील का परिवार के साथ कोई दुखद घटना हो जाए, उसकी फंडिंग के लिए, उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा फंड नहीं है। तो यदि हम इसमें पहले से हमारे जागरूक होते तो निश्चित रूप से हमें इसमें हमारे पास बहुत फंड हो सकता था। वर्तमान कार्यकारिणी ने खैर इस तरफ बहुत अच्छी पहल की है और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में ये फंड कई गुना बढ़ के जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको जाना चाहिए और नए जो एडवोकेट्स हैं उनको भी इसमें जब चैम्बर का निर्माण हो इस फंड का इस्तेमाल हो नए बच्चों के लिए, नए एडवोकेट्स के लिए जिनके पास छत नहीं है, जो कुछ लोग हैं जिनके यहाँ बैठ के उनका प्रताड़ना होती है, ऐसे लोगों को चैम्बर की बहुत जरूरत है और जब तक वो चैम्बर नहीं होंगे वो अपनी वकालत नहीं कर पाएंगे। आपके कोर्ट में, क्योंकि देश में महिला शक्ति की अगर बात ना हो तो वो भी ठीक नहीं है, महिला शक्ति आपके यहाँ एडवोकेट्स हैं तो उनके बारे में आपका क्या कहना है और उनकी क्या आपकी कार्यकारिणी में कितनी परसेंटेज रहेगी? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना ये है, मैंने सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि हमारी जो कार्यकारिणी है हमारे यहाँ नॉमिनेट होते हैं जी, उनके रेशियो के हिसाब से जितनी भी एडवोकेट्स हैं, महिला एडवोकेट्स हैं, उनके रेशियो के हिसाब से मैं जाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा 50% कम से कम जो हमारी महिला अधिवक्ता हैं उनका 50% का रिजर्वेशन उनके लिए होना चाहिए। कार्यकारिणी में उनकी मेंबरशिप होनी चाहिए। उनके लिए बैठने के लिए बार में अलग व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए जो टॉयलेट्स हैं, उनके लिए जो सारी सुविधाएं वो होनी चाहिए। और कुछ जो जैसे मैट्रिमोनियल जो प्रॉब्लम्स हैं या किसी तरह की हैं उनको महिलाओं में से उनके मीडिएशन के लिए उनमें से तैयार रखना चाहिए। एक वहाँ पे कुछ हमारी बहनें इस तरह की हैं, मान लिया कोई उनको डिलीवरी की वो है, जैसे मतलब बच्चा छोटा बच्चा है डिलीवरी के बाद और वो वकालत करती हैं, तो वहाँ क्रैच की व्यवस्था है, बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था है, उनके लिए सारी सुविधाएं, ऐसा माहौल हो कि वो वहाँ कुछ सीखें। क्रच स्कूल जो बच्चों के लिए खेलने के लिए आप कहना मेरा ये सपना है कि जो मेरी जो बहनें हैं बच्चों के लिए वहाँ जो क्रैच है बच्चों के लिए वहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा यदि मुझे मौका मिला तो निश्चित रूप से इस तरफ मैं काम करूँगा। आप यहाँ लगभग स्टार्टिंग से सारे अध्यक्षों के कार्यकाल आपने देखे, आप लड़ रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसा सोचा है कि मैं 20 या 22 साल के टेन्योर में 20 अध्यक्ष रहे ही होंगे कि मैं उनसे कुछ डिफरेंट कार्य कुछ कर पाऊं, कुछ ऐसा कोई प्लानिंग आई? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो पुराने कार्य हुए हैं मुझे उन पर टिप्पणी किए बिना उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं, उसके लिए मेरा ये है कि हमारे यहाँ जो यूथ है वो बहुत एनर्जेटिक यूथ है जी। उनके लिए जैसे एजुकेशन के लिए मान लिया कोई जुडिशरी की तैयारी करना चाहता है कोई बच्चा, उनके लिए बार की तरफ से मैं ऐसी व्यवस्था कराने की कोशिश करूंगा कि बार में ऐसे जो फैकल्टीज आए, ऐसे विद्वान आए कि जो वहाँ जो गेस्ट फैकल्टी आए, कोई रिटायर्ड जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या सीनियर एडवोकेट्स हैं या हमारे यहाँ बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं, वहाँ से प्रोफेसर्स आए और समय समय पे
वो हमें दिशा निर्देश करें, नए बच्चों के लिए बताएं कि भाई हमें किस तरह से हमें तैयारी करनी है, हमें अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। खाली ये देखे वो जुडिशरी में जाएं, अच्छे एडवोकेट्स कैसे बने, तो अच्छी एजुकेशन के लिए मैं बहुत प्रयास करूंगा। अच्छा, जो अधिवक्ता आपके बार के हैं, जो आपके वोटर्स हैं, उनको आपको मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूंगा। जी, आप मैं अपने सभी युवा, विशेषकर युवा साथियों से, मैं अपने सीनियर साथियों से जो मेरे हमउम्र हैं उनसे ये निवेदन करूंगा, आप मुझे एक बार बार का अध्यक्ष बना के देखें। मैं आपको ये दिखा दूंगा कि जो बार है, जो बार की शक्ति है वो क्या क्या होती है। और निश्चित रूप से आप ऐसा काम करूंगा कि आप हमेशा मुझे जो आप मेरे प्रेरणा रहेंगे और आप हमेशा ये याद रखेंगे हाँ किसी का कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वकील साहब, आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे आशा है कि जो भी आपके युवा अधिवक्ता हैं, जो भी लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे, ऐसी मुझे आशा है। दर्शकों, अभी हम लोग हैं गौतम बुद्ध नगर कोर्ट के कुछ मतदाताओं के पास और जानते हैं उनसे कि इस चुनाव में वो अपने जनप्रतिनिधियों से क्या क्या चाहते हैं। जो जनप्रतिनिधि चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं उनसे उनकी क्या मांग है। तो अभी हम बात करते हैं, कुछ एडवोकेट साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो जानते हैं उनसे कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं। जी वकील साहब, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रूपेश वर्मा है। मैं पिछले 10 साल से यहाँ प्रैक्टिस में हूँ। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ भी बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो उनसे मुख्य क्या आपकी डिमांड है कि वो अगर एसोसिएशन में जीते तो उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? हमारे यहाँ 2-3 बड़े प्रमुख मसले हैं। पहला मसला तो है नए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स का। जी। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हर बार इस मसले पर वादा करते हैं, लेकिन कोई भी पदाधिकारी इस वादे को पूरा नहीं कर पाया आज तक। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो नए अधिवक्ता हैं उनके सामने तुरंत से कमाई का कोई जरिया नहीं होता। हमारे यहाँ वकालतनामे से आमदनी होती है, ओथ के पैसे से आमदनी होती है, उस आमदनी का अच्छा खासा एक फंड होता है। पीछे कई सालों में जो पदाधिकारी रहे हैं उन्होंने फंड का कभी कोई हिसाब नहीं दिया। अभी जो निवर्तमान बार है उसने वो फंड क्रिएट किया है। तो हमारी ऐसी अपेक्षा कि जो आगे बार आएगी वो उस फंड को आगे बढ़ाएगी और उस फंड से नए अधिवक्ताओं के लिए एक निश्चित मानदेय, जिससे कि वो वकालत के पैसे में जम सकें, टिक सकें, कुछ उन्हें उस तरीके से देगी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो नए यहाँ अधिवक्ता आए हैं उनका सर्वाइवल हो सके। चलिए ठीक है जी। वकील साहब, आपका नाम? एडवोकेट अरुण प्रताप सिंह। आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, मांगे तो जो डॉक्टर साहब ने उठा दी मुख्य तो वही है जी। लेकिन फिर भी आए दिनों मेरी तो प्रैक्टिस नहीं है कि जब भी मैं आता हूँ कोर्ट में तो पता चलता है कि स्ट्राइक हो गई जी। तो अब जो नए अध्यक्ष हैं या जो नई टीम आएगी बार एसोसिएशन की, मेरी तो उनसे यही विनती है कि अब बहुत ही वजह वाली बात पे ही स्ट्राइक हो, बेवजह स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। यही मेरी मांग है। तो दूसरा तो मानदेय वाला तो हो गई आपका। वो डॉक्टर साहब ने तो बात पूरी कर दी। आपके दिल में तो वो नहीं, वो सभी जितने भी नए प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके सब में ही ये जो मांग रहती है, क्योंकि यहाँ हमारे प्रोफेशन में कोई निश्चित सैलरी नहीं है। जी जी जी। अगर बार की तरफ से कोई फंड क्रिएट होता है और उन्हें महीने की कुछ जो धनराशि मिलती है तो वो सभी के लिए अच्छा होगा। चलिए ठीक है जी। वकील साहब, आपका नाम? मेरा नाम जी एडवोकेट विनोद भाटी है। जी भाटी जी, आपका क्या सोचना है, आपकी क्या मांगे हैं? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने भी बताई हैं 2-3 मांगे। इनमें मेन मांग तो यही है कि चैम्बर जो है, हमारे जो युवा साथी आ रहे हैं उन्हें चैम्बरों की बहुत समस्या है। आपको कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते? मुझे जी 10 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते। मुझे 10 साल प्रैक्टिस करते करते हो गए हैं और मेरे पास तो चैम्बर है, लेकिन इससे मतलब ये नहीं है कि समस्या खत्म होगी। मेरे पास चैम्बर है तो चैम्बरों की समस्या बहुत विकराल है। और एक वकील जो नया आता है उसकी प्रतिष्ठा भी इस चीज से जुड़ी होती है कि चाहे उसके मिलने वाले हों, चाहे उसके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, ये पूछते हैं कि आप पे चैम्बर है कि नहीं। तो ये प्रतिष्ठा का भी सवाल है और इस पेशे से जुड़ा हुआ भी अहम सवाल है। तो चैम्बरों का जो मामला वास्तव में बहुत गंभीर है, ये आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि हमारी 2-3 बारों ने इस पर काम भी किया है, जो अध्यक्ष बने हमारे, और इसे और भी आगे बढ़ना चाहिए।
तो मेरी ये मांग है। और एक यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है कि यहाँ कूड़ा करकट बहुत ज्यादा है। पीने के पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जितने भी आरओ हमारे यहाँ लगे हैं चलते तो हैं वो 1-2 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद उनका ना रिपेयर होता है ना उनकी कोई देखभाल होती है। इस वजह से वो बंद हो जाते हैं और पानी की यहाँ बहुत समस्या होती है। खैर अब तो सर्दियों का दिन है, आप गर्मियों में यहाँ आते तो आपको पानी यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है 2 बजे के बाद मिलना। तो मेरी मांग यही रहेगी जो अध्यक्ष बनेंगे कि जो हमारे आरओ हैं ये सारे सही कराए जाएं, साफ सफाई की एक समुचित व्यवस्था हो। तो मेरी ये 2-3 मांग है। जनरली यहाँ लोग जो मेन समस्या है वो है यहाँ दफ्तर की, जो वकीलों के लिए ऑफिस बैठने के लिए चैम्बर्स होते हैं। यहाँ एक सीनियर एडवोकेट हैं, अभी हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी यहाँ कोर्ट में वो क्या क्या समस्याओं का सामना करते हैं और किस किस चीज़ की कमी समझते हैं। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? अशोक भाटी। भाटी जी, आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ? यहाँ तो मैं 22 साल से कर रहा हूँ। 22 साल से कर रहे हैं? जब से कोर्ट बनी है। ओके, तो आप तो स्टार्टिंग से लेके और अब तक की सारी चीजें जानते हैं। तो 22 साल में आप बार एसोसिएशन के जो लोग यहाँ चुनकर आते हैं उनमें क्या क्या बदलाव देखते हैं, उन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस की है? क्योंकि आपने तो पूरे 22 साल का एक दौर देखा है। प्रोग्रेस तो यही हुई है जो वकील मांग करते हैं नहीं, और वकील दबा लेते हैं अगर अध्यक्ष को तो मांग पूरी हो जाती है, वरना तो अध्यक्ष जो है अपनी इच्छा से जो काम करना होता है उसे करते हैं। नहीं, आप ये बताइए कि बार एसोसिएशन में जो अध्यक्ष बनते हैं या जो पूरी कार्यकारिणी बनती है वो आप लोगों के बीच से बनती है, और प्रतिनिधि डेमोक्रेसी में किसी भी फील्ड में अगर चुना जाता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हमारे बीच का आदमी है, और अगर मनमानी वाली स्थिति आती है तो वो तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में गलत है। तो आप लोग एक अध्यक्ष को इतने सारे, यहाँ कितने भी एडवोकेट्स हैं, कितने हैं जो वोटर्स हैं यहाँ भी, है कुछ आइडिया आपको? करीब करीब 1500 हैं। 1500 हैं। वोटर्स कितने हैं उनमें? वोटर्स सब वोटर ही हैं। अच्छा, तो एक अध्यक्ष आप लोगों की बात नहीं मानता 1500 लोगों की? मानते हैं, लेकिन कोई बात मनवाना चाहे तभी तो मानते हैं। कुछ अध्यक्ष ऐसे होते हैं जिनके 5-7 ग्रुप होते हैं और ग्रुप वाले उससे बाहर से अलग चलते हैं। अभी जो निवर्तमान अध्यक्ष थे आपके पीछे, जो भी प्रेजेंट में जिनका कार्यकाल अभी पूर्ण हुआ है, सुशील भाटी जी उनका नाम है। अच्छा, सुशील भाटी जी ने कैसा कार्य किया आपके यहाँ? कार्य उन्होंने बढ़िया किया है। हड़ताल कम हुई है, वकीलों की समस्याएं सुलझाई हैं, चाहे वकीलों की समस्या वकीलों की आपस में हो या उनके परिवार की हो, और जो पैसा आता था उसका दुरुपयोग नहीं किया। मतलब उन्होंने और लोगों से ज्यादा कुछ ट्रांसपेरेंसी बरती, आपका कहना ये है? पैसे के मामले में, अब पैसे के मामले में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है आजकल तो। चलिए ठीक है। नए अध्यक्ष आप क्या उम्मीद रखते हैं? नए अध्यक्ष से हमारी यही उम्मीद है कि वकीलों को और अदालतों का सामंजस्य बना रहे, कोई झगड़े ना हो वकीलों में, और जो वकील जो कुछ गलत नीति के हैं उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाए। चलिए, अच्छा। चलिए दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।